नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम जो मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं, ये है उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, जिनका अभी तक निर्वाचन नहीं हो पाया है और देश में ये मुद्दा बना हुआ है। एक प्रदेश के और एक पार्टी के अध्यक्ष का मामला पूरे देश में चर्चा में क्यों है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है। नमस्कार। कुछ समय पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं किया। अब नई एक जो है चर्चा चलने लगी है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। अब ये मामला तूल पकड़ने लगा है। तो क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है? देखिए, बिल्कुल वही कारण है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कारण है जी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अब तक हो जाने चाहिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के। नड्डा जी को 2.5 साल ऊपर हो चुके हैं, हम इससे पहले इसके बारे में बहस कर चुके हैं। लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश, उसका भी एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उसकी चर्चा इतनी क्यों है? सबसे बड़ा कारण है उसका कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश भले ही हो, लेकिन उसकी जो 24 करोड़ की जनसंख्या है वो कई देशों से अधिक है। 5-7 दुनिया में देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 24 करोड़ या इससे अधिक होगी। अमेरिका है, चीन है, भारत है, रूस है, ब्राजील हो सकता है। हाँ, नहीं, रूस भी शायद नहीं। रूस नहीं है। हाँ। ब्राजील है, इंडोनेशिया है। ऐसे 4-5 देश है कि जिनकी आबादी 25 करोड़ या उससे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला है जी। देश की जनता के लिहाज से उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव भले ही महत्वपूर्ण न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां देश के जो सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो आते हैं। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके अटकलों का बाजार गर्म है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, क्या होगा, क्या नड्डा जी की जगह जो अध्यक्ष लेगा वो यूपी से होगा, बिहार से होगा, दक्षिण से होगा, महिला होगा। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक मूल अंतर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में जो अंतर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 से शुरू होता है और वो 5.5 साल हो गए, 2.5 साल ऊपर हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल अभी 3 साल पूरा हुआ है। 3 साल निर्धारित है, पर चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें उत्तर प्रदेश से 80 वोट है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के 80 लोकसभा सांसद राष्ट्रीय परिषद के लिए चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हो जाए, उसके बाद चुनाव हो तो ठीक रहेगा। जी। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके गहमा गहमी है या पर्दे के पीछे खींचतान है, पर्दे के पीछे संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है उनमें एक नाम को लेकर शायद मतैक्य नहीं हो रहा, ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में समझ में आती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो अध्यक्ष बने हैं वो उनके साथ मिलके चले, उनकी कार्यशैली से मेल खाता हुआ हो। चर्चाएं ये हैं कि जो केंद्रीय आला कमान है वो बैलेंस रखना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में है तो संगठन में एक ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी बात में यस मैन नहीं हो, वो अपनी स्वतंत्र विचारधारा हो, स्वतंत्र रूप से कार्य करना है। और चर्चाओं में जो है उसमें कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं केंद्र में, वो जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। जी। आपको पता हो, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, उनमें बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, दोनों में नहीं बनती। तो योगी जी की इच्छा शायद ये होगी कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं बने और कोई बन जाए तो उनके लिए सूटेबल रहेंगे। अगर केशव प्रसाद मौर्य बनते हैं तो दोनों के बीच टकराव होगा और आला कमान ये चाहता होगा कि शायद योगी जी को इतना फ्री एंड सरकार चलाने में दे रखा, उतना संगठन में कोई अपना ऐसा आदमी हो तो उसको बैठाना ज्यादा लगता हो। शायद इसीलिए बार बार तारीखें आती हैं कि अब होगा यूपी का अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन अभी कोई मतैक्य नहीं बैठ पा रहा। और 3 दिन पहले ही योगी जी आदित्यनाथ दिल्ली आए, प्रधानमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा जी से भी मिले, तब ये लगा था कि शायद कोई हल हो गया हो और उसका कुछ आता। तब तक ये कल उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से जो हुआ तो शायद बीजेपी का जो आला कमान है उसकी
चिंता अभी उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ अचानक अप्रत्याशित रूप से, और राजनीतिक हलकों में उसको लेके अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की अभी प्राथमिकता शायद उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ उसके बाद सब पे परिस्थितियों को सामान्य करने की रही होगी। और यूपी के अध्यक्ष का चुनाव अगर 5 दिन बाद 10 दिन बाद भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी को अपनी उम्मीद के अनुसार उतनी सीट उसमें नहीं मिली, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। क्या इस बात को भी आधार बना के या दिमाग में रख के वहां देर हो रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए कि भविष्य में जो वहां चुनाव हो उनमें भाजपा वापस अपने वोटर को अट्रैक्ट कर सके? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अगर देर हो रही है तो समझ में आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में देर हो रही है। तो इसका जो आपने सवाल उठाया बहुत अच्छा सवाल है। इसका मूल कारण है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 62 सीटें मिली, 62, और 5-6 उनके सहयोगियों को मिली। इस तरह लगभग 70 सीटें, 80 में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को मिली। क्योंकि ये जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 62 से घट के 33, मतलब 29 सीटें कम हो गई। और जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा 272 नहीं टच कर पाई, उसके पीछे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पार्टी का कमजोर प्रदर्शन रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अब जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनेगा वो बेशक भले ही 3 साल के लिए बनेगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव को भी लगभग 3.5 साल का समय है चुनाव की घोषणा होने। तो माना यही जा रहा है कि जो अब अध्यक्ष बनेगा, इस समय जो बना है राज्यों में या जो बना है, निश्चित रूप से उसका कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक रहेगा। तो ऐसा अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनाने में भले ही देर हो जाए थोड़ी, लेकिन अध्यक्ष ऐसा बने जो वहां पे सभी गुटों को साथ सके, संघ को भी साथ सके, योगी जी को भी साथ सके, और जनता भी ये मैसेज जाए कि सत्ता और संगठन एक होकर काम कर रहे हैं। अगर सत्ता एक तरफ और संगठन एक तरफ तो खिंचाव होता है जी। और उसका जो नतीजा अभी यूपी के चुनाव में लोकसभा में बीजेपी ने देखा, कहीं उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए बीजेपी जो पिछली गलती हुई है, संगठन और सत्ता के बीच में जो तालमेल नहीं बैठा था, उस तालमेल की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी देर लग रही है कि किसको अध्यक्ष बनाए जिससे लाभ भले ही कम हो लेकिन घाटा नहीं हो जी। मतलब एक तो होता है आप लाभ लेने जा रहे हो लेकिन उल्टा नुकसान हो जाए। अच्छा, जो योगी आदित्यनाथ हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कद बाकी पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे थोड़ा ज्यादा है, या बीजेपी की जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या उनका एक सीमा से बड़ा कद होना उत्तर प्रदेश में जो दूसरा पार्टी का अध्यक्ष बनना है उसके लिए रुकावट पैदा करता है? नहीं, बिल्कुल, ये तो देखो होता है, उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश का जो भी अध्यक्ष होता है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है और 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसमें कई 7-8 राज्य आ जाते हैं। अगर छोटे छोटे राज्यों को जोड़े तो 7-8 राज्य आते हैं। उनका भी मुख्यमंत्री एक होता है और यूपी का भी एक होता है। लेकिन यूपी का उसमें 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तो निश्चित रूप से जो तालमेल वाली जो आपने बात कही कि उत्तर प्रदेश में ऐसा अध्यक्ष जो बने पार्टी का, सबको साथ लेके चल सके, और देरी भले ही हो रही हो चुनाव में जो दिखता है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार में आने पर 2022 में जब सरकार दोबारा आई जी, बहुत लंबे समय बाद ये पहला अवसर है शायद मेरे हिसाब से एक आध कोई मुख्यमंत्री हो ऐसा जो 8 साल मुख्यमंत्री पद पे रहा हो लगातार। वरना अखिलेश यादव 5 साल एक बार रहे हैं, एक बार मायावती रही हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई 13 दिन, कोई 6 महीने, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कभी राष्ट्रपति शासन लगे। तो लंबे पिछले 40-50 साल का जो लंबा काल है जी, उसमें योगी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लगभग 8 साल का समय हो गया। तो ये उनकी जो लोकप्रियता बढ़ती है, तो राजनीति में हर पार्टी के लिए अगर उसके नेता की लोकप्रियता बढ़ती है तो वो पार्टी के लिए भी मजबूती का काम करती है। लेकिन जब आपस में स्वार्थ टकराते हैं तो एक का कद बढ़ेगा तो दूसरे का कद नीचा होगा जी। तो आप भारतीय जनता पार्टी में जो संघर्ष चल रहा है, सो कॉल्ड जो कहा जाता है, वो आज का संघर्ष नहीं है, वो आफ्टर मोदी जी। मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद क्या अमित शाह या योगी? ये लड़ाई उसकी है। और उत्तर प्रदेश में जो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा उसका मूल कारण यही था कि टिकटों के बंटवारे में जो खींचतान चली, वो पार्टी अगर एकजुट होकर
एक कैंडिडेट का चुनाव लड़ करती है, एक कैंडिडेट का। उसमें क्या हुआ, ये दिल्ली का कैंडिडेट, ये योगी का कैंडिडेट, ये दिल्ली का कैंडिडेट, ये योगी का कैंडिडेट। योगी अपनी कैंडिडेट को जिताने में लगे रहे, दिल्ली के लोग अपने कैंडिडेट जिताने में लगे रहे। उसमें पार्टी में जो गलतफहमियां हुई, जो दूरियां बढ़ी, जो गुटबाजी पनपी, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। और अब वो भारतीय जनता पार्टी उससे सबक लेके शायद ऐसा निर्णय लेना चाहती है जिससे एक रूपता की जाए कि भाई पार्टी संगठन एक मत है। और योगी का कद बढ़ रहा है, इससे निश्चित रूप से पार्टी के अंदर कुछ लोग असहज हो सकते हैं, हर पार्टी में होता है। इस बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उसके जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी नाम से एक नया कॉन्सेप्ट दिया। तो क्या बीजेपी ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही है जो उस पीडीए की काट ढूंढ पाए, यानी जातिगत समीकरणों को साध पाए? ऐसा कोई चेहरा सामने लाने में इसलिए देरी हो रही है? नहीं, हम देखिए कितना भी कहें राजनीति में जातिवाद गलत है, धन का गलत है, बाहुबल गलत है, लेकिन जब चुनाव जीतने का मौका आता है, जब चुनाव का समय आता है ना, तो हर पार्टी के लिए जातिवाद भी जरूरी हो जाता है, पैसा भी जरूरी हो जाता है, बाहुबल जो माफिया होते हैं उनको साथ लेना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि 20 लाख के वोटर में अगर कई सीटें 5-7-10 हजार से हारी जाती है, तो वहाँ जातिवाद का भी असर पड़ता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, 2-3 जो राज्य हैं जातिवाद के बड़े गवाह हैं, गढ़ हैं, जहाँ चुनाव जाति को लेके होता है। और जातियों को आप ये मान सकते हैं कि 90% वोटर ये इस जाति के साथ है जी। दलित जैसे एक जमाने में मायावती के साथ खुल के रहता था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, पहले मुलायम सिंह थे, अब अखिलेश यादव है। यादव और मुसलमान कमोबेश 80% वोट उनके साथ जाता है, क्योंकि उनको लगता है हमारी पार्टी है। जी। ब्राह्मण है और राजपूत है, प्लस यादवों के अलावा जो ओबीसी है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और बाकी छिटपिट और छोटी पार्टियां, छोटे दल अपने स्तर पर वोट जुटाते हैं। तो जातिवाद का अगर हम ये इनकार करें कि नहीं, जातिवाद का अध्यक्ष को चुनने में या मुख्यमंत्री को चुनने में जातिवाद का बोलबाला नहीं होता, जातिवाद का असर नहीं रहता, तो गलत है। ये जातिवाद एक सच्चाई है हमारे भारतीय समाज की। घोषणा पत्रों में राजनीतिक दल कुछ भी कहें कि हम जातिवाद को दूर हटाएंगे, पिछले 40 सालों में, 30 सालों में राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की या दिल्ली की बहुत सी सीटें रिजर्व हो गई हैं। रिजर्व ना होते हुए भी कि भाई नागौर में, राजस्थान में जाट ही जीतेगा, पिछले 40 साल से जाट जीत रहा है। झुंझुनू में है, सीकर में है, चूरू में है, एक आध अपवाद छोड़ दो, लेकिन 10 चुनाव में 9 बार अगर एक ही कैंडिडेट जीत रहा है, तो दोनों प्रमुख पार्टियां या 3 प्रमुख पार्टियां अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो उसी कैंडिडेट को वहां देती हैं कि जो वहां पे लगातार जीतता आ रहा है। तो सीट रिजर्व नहीं है जाटों के लिए, सीट रिजर्व नहीं है वहां पे ब्राह्मण के लिए, सीट रिजर्व नहीं है राजपूत के लिए, लेकिन राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है। और जब टिकट बढ़ते हैं, मीडिया में भी आता है, 40 जाटों को टिकट दिए, 30 ब्राह्मणों को, 20 राजपूतों को, 10 माली को, इतने मुसलमानों को, क्योंकि वो मैसेज जाता है उन जातियों के लिए कि भाई आपकी जाति को इतने वोट मिल गए। तो जाति निश्चित रूप से एक देश में, हमारी चुनाव प्रणाली में एक प्रमुख अंग है। और जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो कई समीकरण साधे जाते हैं। मुख्यमंत्री अगर राजपूत है तो वहां बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष राजपूत नहीं बनाएगी, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे राजपूत। लेकिन अगर मुख्यमंत्री राजपूत है तो राजपूत प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि फिर बाकी जातियों को लगता है कि राजपूतों का बोलबाला हो गया। तो हो सकता है वह ब्राह्मण बन जाए, वहां कोई ओबीसी का बन जाए। क्या केशव प्रसाद मौर्य को इसीलिए बनाने की कोशिश है? नहीं, दलित वर्ग, ये जो केशव प्रसाद मौर्य को बनाने के पक्षधर लोग हैं, उनका तर्क यही है कि केशव प्रसाद मौर्य दलित उससे आते हैं, बीजेपी की विचारधारा से निकले हुए हैं, संघ से भी नजदीक हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन जो दूसरे उनके विरोध में, पक्ष में खड़े हैं, वो भी अपने अपने तर्क रखते हैं कि भाई दलित को बनाना है तो इसको बना दो, इनको क्यों, ये तो मुख्यमंत्री हैं, दूसरे को बना दो उसकी काट के लिए। जब आप किसी की, एक तो होता है इसको बनाना, प्लस है जो उसके समर्थक होते हैं, एक है आप उसकी काट करोगे, तो उसकी काट आप तभी कर पाओगे जब उससे अच्छे कैंडिडेट बताओगे कि नहीं इनके लाने से ये फायदा है, लेकिन ये नुकसान है, लेकिन इसको लाने से नुकसान कोई नहीं है। वो जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में वो जटिल है। 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटों के चुनाव तो 2029 में होंगे, लेकिन 2027 में 1.5 साल बाद
यूपी में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजेगी और बीजेपी जैसा कहती है कि हम वहां फिर से रिपीट करेंगे। अगर बीजेपी रिपीट करेगी तो शायद कांग्रेस एक दौर में थी जब लगातार 3 चुनाव जीती थी, उससे के बाद कभी कोई 3 चुनाव लगातार नहीं जीता। तो बीजेपी की चिंता ये भी है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ लोकसभा के चुनाव तो अभी 3.5 साल बाद है, क्योंकि 1.5 साल 2.25 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे वो बाकी राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए ही नहीं, सभी दलों के लिए वो महत्वपूर्ण होंगे। इस बार जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो एक मार्केट में कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियों में एक बात सामने आई, लोग ऐसे कहने लगे और विपक्ष वाले ज्यादा कहने लगे कि योगी और मोदी में भी आपस में खटास है और इसी कारण बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सीटें गंवानी पड़ी। तो क्या दिल्ली से चुना हुआ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष योगी जी को वहां स्वीकार होगा या इनमें फिर से तनातनी होगी? नहीं, सवाल जो देरी हो रही है, मैंने पहले भी कहा देरी का कारण वही है, किसी एक व्यक्ति पर सहमति नहीं बन रही। दिल्ली आलाकमान की बात छोड़ो, यूपी में भी कई गुट हैं। आज योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, एक बार उन्होंने 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में डाली, पिछली बार 255 सीटें डाली, अपने दम पे पूर्ण बहुमत लेके आए। लेकिन उसके बावजूद वहां ऐसे संगठन हैं जो योगी जी 89 से सक्रिय हैं लोकसभा में जब चुनाव जीतते थे। लेकिन राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह वहाँ पुराने चेहरे हैं, और स्वतंत्र देव सिंह हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सीनियर हैं, उनके भी अपने अपने गुट हैं छोटे छोटे। तो जब चुनाव मुख्यमंत्री का हो या प्रदेश अध्यक्ष का, सभी दल की कोशिश ये रहती है कि हमारा जो आदमी है, हमारा आदमी से मतलब सब बीजेपी के आदमी है, सब कांग्रेस के आदमी होते हैं, लेकिन उसमें भी ये हमारा अपने गुट का है, हमारे गुट का है, हमारी जाति का है। तो वो जोड़ तोड़ हर पार्टियों में पहले भी रहे, आज भी होंगे, आगे भी होंगे। तो योगी आदित्यनाथ की तोड़ बीजेपी अभी वहां नहीं निकाल पाई है। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के अगर दिल्ली में आला कमान से मतभेद हैं, जो कहे जाते हैं कि यार दिल्ली से भेजे हुए आदमी को क्या वो स्वीकार होंगे, वो मतभेद है या नहीं है, हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में भी होंगे निश्चित रूप से। लेकिन आज योगी की तोड़ या योगी की काट नहीं है। और राजनीतिक हलकों में हम सुनते हैं कि मोदी के बाद योगी, जो एक सामान्य आदमी जो बात कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी 75वें साल में चल रहे हैं, 2 महीने बाद 75 के हो जाएंगे, तो मोदी के बाद योगी, क्योंकि जिस लकीर को, जिस लाइन को मोदी ने खींचा है, आम लोगों का जो बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसे लोग भी ये मानते हैं कि मोदी ने जो लाइन शुरू की उस लाइन को आगे योगी बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में कोई ऐसा नेता नहीं दिखता। अमित शाह निश्चित रूप से अच्छे संगठन करता है, और आज केंद्र की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मोदी के बाद अमित शाह, राजनाथ आते हैं। उसमें अमित शाह का नजदीक, मोदी के ज्यादा नजदीक है, उनकी वर्किंग गुजरात से काम किया है। लेकिन आम लोगों का मानना है, जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता नहीं है, जो बीजेपी के समर्थक है विचारधारा से, उनका ये मानना है कि मोदी के बाद योगी। तो योगी क्या मोदी के बाद दिल्ली जाएंगे या उनको रोकने की तैयारी जो दूसरे खेमे के लोग हैं वो करेंगे? तो वो शह और मात का जो खेल है, लोकसभा विधानसभा अलग होता है, लेकिन उसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, इसमें शह मात का खेल है। ये कि अगर अभी इसमें योगी की पसंद का आदमी आ गया तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में योगी के लोगों को टिकट ज्यादा मिलेंगे, अपने लोग कट जाएंगे। अपने लोगों को सेट करने के लिए ये जो अध्यक्ष के चुनाव होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देश की जनता का इस पे इसलिए ध्यान है कि सबसे बड़ा राज्य है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में अटकी हुई है, नहीं कर पा रही अपने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव, इसलिए चर्चा का विषय है। और अगर ये अभी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे वाला घटनाक्रम नहीं हुआ होता तो शायद आने वाले 2-4 दिनों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेकर अटकलें ज्यादा होती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मोदी जी से, अमित शाह से और राजनाथ सिंह से मिले, वो जेपी नड्डा जी से मिले हैं, तो उसमें निश्चित रूप से इस पे कुछ ना कुछ बात हुई होगी, कुछ सहमति बनाने के प्रयास हुए होंगे। जो मतभेद है उन मतभेदों को कम करने की कोशिश की गई होगी। क्योंकि हो सकता है अभी उपराष्ट्रपति वाला जो मुद्दा उछल गया है तो यूपी का चुनाव बाद में हो, लेकिन जब भी होगा, जो भी बनेगा, उस पर देश की नजरें जरूर रहेंगी, वो चाहे आम कार्यकर्ता हो चाहे आम व्यक्ति हो।
एक अंतिम सवाल, एक बात कही जाती है जब भी देश में शासन की बात आती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, यानी यूपी में जो जीतता है वही दिल्ली में राज करता है। तो अब ये जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, ये देश की राजनीति पर कितना असर डाल सकता है? नहीं, ये जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव देश की राजनीति पर नहीं डालेगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक जो गुटबाजी है, आंतरिक उसके समीकरण, उस पर डालेगा, और वो आंतरिक समीकरण ही पार्टी को जिताते या हराते हैं। आपने सही कहा कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, वो इसलिए कि 80 सीटें हैं वहां पे जी। और 2014 या 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी को एक बार 282 सीटें मिली, एक बार 303 सीटें मिली, तो भारतीय जनता पार्टी वहां एक बार 72 सीटें जीती, उसने एक बार 62 सीटें जीती। तो वो जो दिल्ली में 282 का पूर्ण बहुमत मिला, उसमें यूपी की बड़ी भूमिका थी। आज यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी 241 पे आ गई। अगर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में वही 262 सीटें मिली होती, 62-63 सीटें मिली होती, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत को पार कर जाती। मणिपुर में या मिजोरम में अगर एक सीट है लोकसभा की, वो भी एक स्टेट है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेके खींचतान चलती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सीट का, पूरे पूर्वोत्तर को आप जोड़ लो तो 20 सीटें होती हैं, 7 राज्यों में, 8 राज्यों में, और यहाँ एक राज्य में 80 सीट है। तो 80 सीटों में अगर आप अपनी 30 सीटें गंवा दी इस चुनाव में, तो ठोकर से अगर पार्टी सबक नहीं ले, नेता सबक नहीं ले, तो फिर वो समझदार नेता नहीं कहलाता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुल देर चल रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जो विधानसभा के चुनाव है, फिर उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव है, और दिल्ली की जो गाड़ी है वो लखनऊ होकर गुजरती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आला कमान का लखनऊ रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा ध्यान है कि यहाँ से जो गाड़ी गुजरे, दिल्ली आए, उसमें कोई व्यवधान नहीं हो, कोई बीच में लाल बत्ती नहीं आए, कहीं रोकनी नहीं पड़े, और वो आगे के लिए, उनकी पार्टी के लिए शुभ संकेत रहे। बिल्कुल। तो जैसे कि जहां एक तरफ बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा अभी देश में छाया हुआ है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा भी अब फिर से राजनीति पकड़ने लगा है। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, ये अभी देखना बाकी है। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.